ये कहानी खुशबू नाम की एक लड़की की है। खुशबू को सिलाई का बहुत शौक था। कुछ दिन बाद खुशबू की शादी होने वाली थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा था। खुशबू भी अपनी शादी के लिए लहंगा सिलने में व्यस्त थी। खुशबू ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था, इसलिए अपने हुनर को ध्यान में रखते हुए वो अपने लिए सबसे सुंदर और यूनिक लहंगा बनाना चाहती थी। बहुत मेहनत करके वो अपने लहंगे का दुपट्टा तैयार कर लेती है और उसे ओढ़कर खुद से ही कहती है, हाय, अपने दुपट्टे को मैंने कितना सुंदर सजाया है और ये बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है। इसे मैं ओढ़कर अपने पिया के सामने डांस करते हुए जाऊंगी, इस गाने पर नाचते हुए। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल मैं जावांगी। खुशबू अपना ही दुपट्टा पहनकर नाच रही थी। तभी उसके पास उसके पड़ोस में रहने वाली श्रेया नाम की 6 साल की बच्ची अपनी गुड़िया लेकर आती है और कहती है, दीदी देखो ना, आपकी शादी होने वाली है। शादी में पहनने के लिए मम्मी हम सबके कपड़े ले आई, लेकिन मेरी गुड़िया के कपड़े लेकर नहीं आई। आप मेरी गुड़िया के कपड़े सिल दो ना। अरे नहीं बेटा, मेरी मशीन खराब हो जाएगी। गुड़िया के कपड़े तो तुम्हारी मम्मी भी सिल कर दे सकती है। बना दो ना दीदी, आपके पास सिलाई मशीन है और आपको बहुत सुंदर कपड़े सिलने आते हैं। ये सही आफत पाल रखी है मैंने। तुम्हारी गुड़िया के कपड़े सिलने के लिए तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। लाओ, सिल ही देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू गुड़िया के कपड़े सिल देती है। वो कपड़ा श्रेया अपनी गुड़िया को पहना कर कहती है, अरे वाह दीदी, आपने मेरी डॉल के लिए तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। थैंक यू सो मच। अब देखना, आपकी शादी में मेरी गुड़िया आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। हाँ, मेरी शादी थोड़ी ना है, तेरी गुड़िया की ही तो शादी है। मेरा दूल्हा तेरी गुड़िया को पसंद करके ले जाएगा। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा समय मत खराब करो। मुझे अपनी शादी के लिए लहंगा भी सिलना है। अभी तो सिर्फ मैंने उसका दुपट्टा ही बनाया है। खुशबू की बात सुनकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद खुशबू अपने लहंगे के कपड़े की कटिंग करने लगती है। लहंगे की कटिंग करने के बाद वो लहंगा सिलने जा ही रही थी कि तभी उसके भाई और बहन अपने हाथ में कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, दीदी देखो, मैं अपने लिए कितना सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आई हूँ। दीदी मेरे लिए इस लहंगे का ब्लाउज सिल दो ना, और हाँ, लहंगा भी मेरे नाप का फिटिंग कर देना और मेरे ब्लाउज की स्लीव्स फुल रखना। मुझे फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज बहुत पसंद है। हाँ दीदी, मेरा भी कुर्ता सिल दो। मार्केट में रेडीमेड कुर्ता मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मेरे घर में तो खुद ही टेलर है, तो क्यों ना मैं कपड़ा खरीद लेता हूँ। देखो मैंने कितना सुंदर कपड़ा खरीदा है। अब आप फटाफट मेरे लिए कुर्ता सिल देना। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेरी शादी में पहनने वाले कपड़े तुम मुझसे ही सिलवा रहे हो? थोड़ा तो दुल्हन का लिहाज रखो। तुमने तो मुझे दर्जी बना दिया। दीदी आप भी अच्छा मजाक कर लेती हो। हमने आपको दर्जी बना क्या दिया? आप तो पहले से ही दर्जी हो। अब आपने फैशन डिजाइनिंग किया है तो हमें उसका कुछ तो फायदा उठा लेने दीजिए। उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप चली जाओगी, फिर हमें बाहर से ही ये सारे काम करवाने पड़ेंगे। छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। मीठी मीठी बातें बोलकर अपना काम कैसे निकलवाना है तुम दोनों को बहुत अच्छे से आता है। बहुत समझती हूँ मैं तुम दोनों की चालाकी। रख दो, अपने कपड़े सिल दूंगी। खुशबू के भाई बहन खुश होकर अपने कपड़े वहाँ रखकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी खुशबू के पास उसके कजन भाई बहन भी आते हैं और वो भी अपने कपड़े खुशबू को देकर चले जाते हैं। क्योंकि वो रिश्तेदार के बच्चे थे, इसलिए खुशबू उन्हें मना नहीं कर पाती। उनके जाने के बाद घर में इतने सारे कपड़े देखकर खुशबू खुद से ही कहती है, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। अपनी ही शादी में दर्जी बनकर कपड़े सिलने पड़ रहे हैं। दुल्हन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 हफ्ते का समय लगाकर खुशबू सभी के कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। शुक्र है मैंने सबके कपड़े सिल दिए, लेकिन अभी भी मेरा लहंगा सिलने को बाकी है। जब दुल्हन ही अपनी शादी में तैयार नहीं हो पाएगी तो ये लोग इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के क्या करेंगे। मेहंदी के लिए 1 दिन बचा है। अगर आज लहंगा सिलकर तैयार नहीं किया तो मेहंदी लगने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर खुशबू अपना लहंगा सिलने में लग जाती है, लेकिन तभी खुशबू की सिलाई मशीन चलना बंद हो जाती है और उसके मशीन की सुई भी टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरा लहंगा कैसे सिलेगा? मेरी शादी के फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं। लगता है मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में शादी के योग है ही नहीं। खुशबू परेशान होकर रोने लगती है, क्योंकि उसके पास दूसरा लहंगा खरीदने के लिए ना पैसे थे और ना लहंगा सिलने के लिए वक्त था। ऊपर से उसकी सिलाई मशीन भी खराब हो चुकी थी। अगले दिन से शादी की रस्में शुरू हो गयी। खुशबू को मेहंदी लगाई जा रही थी, लेकिन उसके मन में तो एक ही चिंता थी। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई।
अब मैं आज तो अपना लहंगा नहीं सिल पाऊंगी। कल हल्दी का फंक्शन होगा, परसों संगीत का, उसके बाद शादी। क्या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? खुशबू की परेशानी देखकर खुशबू की मरी हुई दादी माँ उसकी सिलाई मशीन के पास प्रकट होती है और उसकी सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन में बदल देती है। पोती की शादी में जिंदा नहीं हूँ तो क्या हुआ, पोती की मदद तो कर ही सकती हूँ। शादी भी ऊपर से देख ही लूंगी। अब ये जादुई सिलाई मशीन हमेशा उसके काम आएगी। ऐसा कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जादुई सिलाई मशीन अपने जादू से खुशबू का लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। रात को खुशबू जब अपने कमरे में आती है तो उसकी नजर अपने लहंगे पर जाती है। वो कहती है, ये क्या, मेरा लहंगा सिल चुका है, लेकिन ये किसने किया? मेरी मशीन तो खराब हो गई थी, अभी बिल्कुल ठीक लग रही है। ये सब हो क्या रहा है? खुशबू ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आकर कहती है, बेटा थक गई होगी, आराम कर ले। अभी बहुत सारे फंक्शन रह रहे हैं, कल के बाद बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा तुझे। अपनी माँ की बात मानकर खुशबू सो जाती है। शादी में व्यस्त होने के कारण लहंगा अपने आप कैसे सिल गया, इस बात पर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। शादी वाले दिन खुशबू अपना लहंगा पहनकर नाचते हुए स्टेज पर चली जाती है। खुशबू को देखकर उसका दूल्हा अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय, क्या ये मेरी खुशबू है? तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर खुशबू शर्मा जाती है। कुछ ही देर में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद फूलों की बहार से उसके ससुराल वाले उसका स्वागत करते हैं। खुशबू अपने ससुराल में बहुत प्यार से रहने लगती है। खुशबू की माँ ने उसकी सिलाई मशीन उसके ससुराल में ही भिजवा दी थी। कुछ दिन बाद खुशबू की नंद कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी बहुत महंगी ड्रेस कील में फंसकर फट जाती है। हे भगवान, मेरी इतनी महंगी ड्रेस फट गई। कॉलेज जाने में भी देर हो रही है, मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही होंगी। वहाँ खड़ी खुशबू अपनी नंद से कहती है, अरे नंद जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको पता नहीं क्या, आपकी भाभी टेलर है। अभी 5 मिनट में आपकी ड्रेस फिक्स कर दूंगी। आप अपनी ड्रेस निकाल कर दीजिए मुझे। खुशबू की नंद उसको अपनी ड्रेस निकाल कर दे देती है। ड्रेस ले जाकर खुशबू मशीन के ऊपर रख देती है और ड्रेस के मैचिंग का धागा ढूंढने लगती है। इसी बीच जादुई सिलाई मशीन वो ड्रेस अपने जादू से बिल्कुल ठीक कर देती है। खुशबू जैसे ही अपनी सिलाई मशीन के पास आती है तो उस ड्रेस को सिला हुआ पाती है। मैं तो धागा ढूंढ रही थी, ये ड्रेस अपने आप कैसे सिल गई? ऐसा ही मेरी शादी के दिन हुआ था। तभी वहाँ पर खुशबू की नंद आ जाती है। हो गया क्या भाभी? हाँ हाँ हो गया, आप फटाफट कॉलेज चली जाइए। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसा कहकर अंजलि अपनी ड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद खुशबू की सास ढेर सारे कपड़े खुशबू के पास लेकर आती है और कहती है, बहू, तेरी सिलाई के हमारे मोहल्ले में बहुत चर्चे हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तुझे अपने सूट सिलने के लिए दिए हैं, कह रहे थे बदले में अच्छी खासी कीमत दे देंगे। तो मैंने सोचा घर बैठे तू भी कुछ पैसे कमा लेगी, इसलिए मैं ये कपड़े ले आई। 1 हफ्ते में सारे कपड़े सिल दियो। ऐसा कहकर खुशबू की सास वहाँ से चली जाती है। खुशबू अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा हुआ, जो पैसे आएंगे उसे मैं अपने पास रख लूंगी, कभी फ्यूचर में काम आ जाएंगे। खुशबू एक जोड़ी कपड़े सिल लेती है। उसके बाद घर के काम करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसके सीधे हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। हे भगवान, मेरा सीधा हाथ कितना दुख रहा है, अब मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी? ऐसा सोचते हुए खुशबू वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सारे कपड़े सिलकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये सारे कपड़े अपने आप तैयार कैसे हो गए? मैंने तो इनकी कटिंग भी नहीं की थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई मेरे कपड़े सिल देता है। मेरी शादी वाला लहंगा भी अपने आप सिल गया था। क्या करूं, कैसे पता करूं? जो भी ये कार्य कर रहा है प्लीज मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है। तभी खुशबू की दादी की आत्मा उसके सामने आ जाती है और वो कहती है, बेटी, जीते जी मैं तुझे कोई तोहफा नहीं दे पाई थी और तेरी शादी से पहले भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया और तू इतनी परेशानी में थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने तेरे सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना दिया है। तुझे जो भी कपड़े सिलने हो तो बस कपड़ा सिलाई मशीन के ऊपर रख देना, सिलाई मशीन कपड़ा अपने आप सिल देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी, अब मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। हाँ बेटा, ऐसे ही हमेशा खुश रहना। अब मैं चलती हूँ।
ऐसा कहकर खुशबू की दादी वहाँ से चली जाती है। खुशबू जादुई मशीन वाली बात अपने परिवार को बताती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशबू को एक बुटीक खुलवा देते हैं। खुशबू उस बुटीक में अकेले ही काम करती है। एक दिन में ही वो ढेर सारे कपड़े जादुई मशीन की वजह से सिलकर तैयार कर देती थी, जिस कारण बहुत बड़े बड़े ऑर्डर उसे मिलने लगे और खुशबू ने अपनी दादी की जादुई सिलाई मशीन के कारण ढेर सारी दौलत के साथ बहुत नाम भी कमाया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। ये कहानी पार्वती नाम की एक लड़की की है। पार्वती अपने गरीब माता पिता की चारों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी। पार्वती एक बहुत ही सीधी साधी और सुशील लड़की थी। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन सिलाई कढ़ाई बुनाई में वो बहुत ही तेज थी। वो जब भी किसी की नई ड्रेस देखती थी तो वैसी ही हूबहू नई ड्रेस बनाने की कोशिश में लग जाती थी। एक दिन पार्वती की माँ पार्वती से कहती है, पार्वती बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तुझे पता है लड़का विदेश में रहता है और लड़के वालों को तेरे कम पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को लड़की घर परिवार संभालने वाली चाहिए। लेकिन माँ, इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? अभी तो मुझे अपना सपना पूरा करना है। मैं एक सिलाई की दुकान खोलना चाहती हूँ। पार्वती ऐसा कहती ही है कि तभी वहाँ पर उसकी एक छोटी बहन आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम शादी कर ही लो, क्योंकि ऐसा रिश्ता तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि आजकल अनपढ़ लड़कियों से कौन शादी करना चाहता है, और वैसे भी जब तुम्हारी शादी होगी तभी तो हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ बिना कुछ बोले चुपचाप शादी कर लो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ शादी के बाद झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ही बनी है। पार्वती को अपनी छोटी बहन की बातों का थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। उसने सबकी खुशी के लिए शादी के लिए मंजूरी दे दी। शादी से 2 दिन पहले पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग की है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर कुछ दिनों से आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं पिताजी? बेटी, हम गरीब माता पिता तुझे घर गृहस्थी की महंगी महंगी चीजें तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस तरह तू हमारे घर से खाली हाथ जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ पैसे जुटाकर तुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन गिफ्ट कर देता हूँ, जिससे तू खुश हो जाए। अपने गरीब पिता का प्यार देखकर पार्वती के आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में पार्वती की शादी हो जाती है और अपने मायके से विदा होकर वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर उसकी सास मनोरमा देवी बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है। पार्वती के घर से आया एक बक्सा देखकर उसकी नंद उसकी सास से कहती है, मम्मी, आप तो कह रही थी कि भाभी के घर से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाभी के घर वाले बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो फिर ये भाभी इतने बड़े से बक्से में क्या लेकर आई है? अरे तो खोलकर खुद ही क्यों नहीं देख लेती है कि तेरी भाभी इस बक्से में क्या लेकर आई है? जो होगा सामने आ जाएगा। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? जी मम्मी जी। पार्वती की नंद पार्वती से बक्से की चाबी लेकर बक्सा खोलती है। वो देखती है कि बक्से के अंदर एक सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब पार्वती की नंद कहती है, ये क्या मम्मी, भाभी तो अपने घर से सिलाई मशीन लेकर आई है। इस सिलाई मशीन का हम लोग क्या करेंगे? अरे बहू, ये क्या मजाक है? तेरे माता पिता ने हम लोगों के लिए ये कैसा मजाकिया उपहार भेजा है? नहीं मम्मी जी, दरअसल ये उपहार आप लोगों के लिए नहीं है। पापा ने ये मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई और बुनाई करने का बहुत शौक है। इसलिए उन्होंने मेरी खुशी के लिए ये सिलाई मशीन दी है। पार्वती की बात सुनकर मनोरमा देवी और उसकी नंद मुंह बनाने लगती हैं। फिर मनोरमा देवी कहती है, ठीक है, वैसे भी हमें तुम्हारे माता पिता से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन कम से कम एक जोड़ी कपड़े तो भेजने चाहिए थे हम लोगों के लिए। खैर छोड़ो, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। वैसे भी मेरा बेटा बहुत थक गया होगा, बाकी सिलाई मशीन का तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगी। मनोरमा की बात सुनकर पार्वती अपने पति के साथ अपने कमरे में आ गई। पार्वती ने नोटिस किया कि उसका पति उससे किसी गैर इंसान की तरह बात कर रहा है। ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसे कि मैं इनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। शायद अरेंज मैरिज हुई है तो मुझसे शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ दिनों बाद पार्वती का पति वापस विदेश चला गया। पार्वती को लगा था कि उसका पति विदेश उसको भी लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति के जाने के बाद पार्वती ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। पूरा दिन वो घर की साफ सफाई एवं खाना बनाने में लगी रहती थी। अपनी सास और नंद का ख्याल रखने में वो इतनी ज्यादा डूब गई कि अपना हुनर और सिलाई बुनाई के बारे में भूल ही गई। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन पार्वती को अपने पिता द्वारा दी गई सिलाई मशीन की याद आई, तो वो अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी, दरअसल मुझे सिलाई मशीन से कुछ काम था। क्या आप मुझे बताएंगी कि सिलाई मशीन कहाँ रखी है? पता नहीं बहू, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ रख दिया है। उस दिन शादी का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कौन सा सामान कहाँ रखा गया पता ही नहीं चला। सास ने बहाना बनाकर बहू को सिलाई मशीन देने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। पार्वती के पति को विदेश गए हुए पूरे 1 साल हो गए थे, लेकिन इतने दिनों में ना तो वो खुद आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। वो कई बार विदेश गया है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। भाभी, भैया ने आपको तो बताया ही होगा कुछ न कुछ तो। नहीं अंजलि, उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि वो मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अभी वो तीनों सास बहू नंद बातें कर ही रहे थे कि तभी विदेश से पार्वती के पति का उसकी बहन के फोन पर मैसेज आता है, जिसमें उसके पति ने लिखा था कि अब वो कभी वापस इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना एक कम पढ़ी लिखी गंवार लड़की से करा दी, जिसके लिए वो अपनी माँ को भी कभी माफ नहीं करेगा। राघव का मैसेज देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अंजलि कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी। कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति तक को संभाल नहीं सकी। अगर मुझे पता होता कि इस गंवार लड़की को बहू बनाने से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं कभी इस मनहूस को अपनी बहू नहीं बनाती। अब क्या होगा माँ, अगर सच में भैया वापस नहीं आए तो इस घर को कौन संभालेगा? भैया के अलावा इस घर में कमाने वाला कौन ही है? तभी उसके घर में एक आदमी आता है, जिसके हाथ में घर के कागजात थे। वो मनोरमा देवी से कहता है, तो आप लोग मेरा घर खाली कब कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप और इस घर को अपना कैसे बता रहे हैं? ये घर मेरा है, मेरे बेटे के नाम पर है। नहीं बहन जी, ये आपका घर है नहीं था। अब ये घर मेरा है। आपके बेटे ने ये घर मुझे बेच दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इन कागजात को देख लीजिए। उस आदमी की बात सुनकर तीनों का दिल टूट गया। नालायक बेटे ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपनी माँ, बहन और अपनी पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तीनों घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। अंजलि, लगता है मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है। तुम इनका ध्यान रखो, मैं तब तक इनकी दवाई और कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। पार्वती पास के बाजार के दुकानों में जाकर काम मांगने लगी। बहुत विनती करने पर एक दर्जी ने उसे काम पर रख लिया। पूरे दिन काम करने के बाद उसे जो पैसा मिलता था, उससे वो खाने के लिए कुछ कुछ सामान खरीद लेती थी और कुछ पैसों से अपनी सासू माँ के लिए दवाइयाँ खरीद लेती थी। इसी तरह पार्वती ने और 2-3 दुकानों में काम पकड़ लिया और एक छोटा सा किराए का मकान लेकर अपनी सास और नंद के साथ रहने लगी। बहू, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा। मेरे नालायक बेटे ने सबसे बड़ा धोखा तो तुझे दिया है, लेकिन तूने उफ तक नहीं की। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं अंजलि, शायद मेरे भाग्य में यही था, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिएगा। पार्वती दोनों को माफ कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाकर नए मकान मालिक से किसी तरह विनती करके वो सिलाई मशीन घर ले आती हैं, जो पार्वती को उसके गरीब माँ बाप ने शादी में दिया था। शाम को पार्वती जब घर आई तो उसने सिलाई मशीन देखा। अरे मम्मी जी, ये सिलाई मशीन कहाँ से आया? ये वही सिलाई मशीन है बहू, जो तेरे माता पिता ने तुझे शादी में दिया था। अब तू अपना काम अपने माता पिता के दिए इस आशीर्वाद से ही शुरू कर सकती है। और हाँ, मैं और अंजलि भी तेरे इस काम में मदद करेंगे। लेकिन माँ, हम दोनों भाभी की मदद कैसे करेंगे? क्योंकि हम दोनों को तो सिलाई का काम बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता है तो क्या हुआ, सिखाने के लिए हमारी बहू है ना। क्यों बहू, हम दोनों को भी सिलाई का काम सिखाओगी ना?
क्यों नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हमारा काम बहुत आगे जाएगा। आज तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थीं। अगले दिन ही पार्वती अपने घर के आगे सिलाई का बोर्ड लगा देती है और लोगों के कपड़े सिलकर वो अपना काम शुरू करती है। धीरे धीरे पार्वती अपनी सास और नंद को भी सिलाई का काम बहुत अच्छे से सिखा देती है। अब तीनों सास बहू और नंद मिलकर खूब मेहनत से काम करने लगी। धीरे धीरे लोगों को उनका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। कम दाम में अच्छा डिजाइन मिलने के कारण उनके पास बहुत सारे कस्टमर हो गए थे। 1 साल बाद तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली और बहुत पैसा कमाने लगी। कुछ दिनों बाद पार्वती ने अंजलि के लिए एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता देखा और अंजलि की शादी कर दी और अपनी सासू माँ के साथ रहने लगी। लेकिन तभी एक दिन उनके घर की डोरबेल बजी। मनोरमा ने जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा है। ये देखकर मनोरमा गुस्से में बोली, क्या करने आया है तो यहाँ पर? इतनी गंदी हरकत करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल मुझे दिखाने की? चला जा यहाँ से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने परिवार को यूं ही छोड़ दिया था। उसकी सजा मुझे भगवान ने अच्छे से दे दी। अब आप मुझे सजा मत दीजिए माँ। तभी वहाँ पर पार्वती आ जाती है। पार्वती को देखकर उसका पति कहता है, पार्वती, कम से कम तुम तो मुझे माफ कर दो। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें छोड़ा। तेरा इस घर में कोई नहीं है। मेरे लिए तू कब का मर चुका है। वो तो भला हो भगवान का जो मैं अपने घर में बहू के रूप में एक बेटी लेकर आई थी, जिसने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। चला जा यहाँ से। पार्वती को अपने पति पर दया आ जाती है और वो कहती है, मम्मी जी माफ कर दीजिए इन्हें। कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए। तू बहुत भोली है बहू। भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल देकर भेजा है। देख ले नालायक, जिसको छोड़कर तू विदेश भाग गया था, आज वही तुझे माफ करने को तैयार है। मनोरमा के बेटे को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए मनोरमा उसे माफ कर देती है। पार्वती भी अपने पति को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वो लोग साथ रहने लगते हैं। पार्वती का पति भी उसके काम में उसकी मदद करने लगता है और इस तरह वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।